बच्चों कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कक्षा 10वीं के मैथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का चैप्टर 3.2 पर, यानी कह सकते हैं प्रश्नावली 3B पर। और जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग 3 किताबों से प्रश्न कलेक्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो चिंता मत करना, आपके यही प्रश्न आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, लैंग्वेज वहाँ इंग्लिश रहेगी। वही प्रश्न आपको यहाँ हिंदी में मिलेंगे, बस लैंग्वेज का डिफरेंट है, सवाल एक जैसा ही बिल्कुल है। हाँ, अगर प्राइवेट लेखकों ने किताब लिखा है तो फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे, लेकिन NCERT की किताब और आपकी CBSE बोर्ड की किताब लगभग 100% मैचिंग करती है। तो फिलहाल जो प्रश्न हम लगा रहे हैं, प्रश्न को देखिए बोर्ड पर, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको खुद हल कीजिए। जब आपसे प्रश्न ना हल हो तभी वीडियो को आगे करके उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। पहला प्रयास खुद हल हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करेंगे आज की प्रश्नावली, ज़्यादा वक्त नहीं गंवाएंगे। तो ये है आपका खूबसूरत सा चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका तहे दिल से इस चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। तो शुरुआत कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न का पहला खंड, किसी तल में दी गई 2 रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यानी अगर हम लोग ग्राफ खींचें और ग्राफ में 2 रेखाएं बने तो उन 2 रेखाओं के लिए इनमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट नहीं है। तो जब हम लोग 2 लाइन खींचते हैं किसी भी समीकरण के लिए तो क्या होता है, या तो इंटरसेक्ट करते हैं यानी प्रतिच्छेदित करते हैं, या समांतर यानी पैरेलल हो जाते हैं, या फिर कोइंसिडेंट यानी संपाती होते हैं। लेकिन एक साथ कभी भी 2 लाइन समांतर या इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। देखो, पैरेलल या इंटरसेक्ट कभी भी नहीं हो सकते एक साथ। मान लो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 लाइन समांतर जा रही है और जाते जाते कहीं कट जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। या तो कोइंसिडेंटल होगी, संपाती होगी, या फिर पैरेलल होगी, या फिर इंटरसेक्ट होगी। लेकिन कभी भी एक साथ 2 काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो विकल्प है हमारा पहले का, ये D वाला विकल्प सही है। पहले का दूसरा खंड है, असीम एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और उसने 3 पेन और 5 पेंसिल 40 रुपए में खरीदा। उसके चचेरे भाई मानिक ने 4 पेंसिल और 5 पेन 85 रुपए में खरीदा। यदि एक पेन का मूल्य X रुपए और एक पेंसिल का मूल्य Y रुपए है तो निम्न में से कौन सी स्थिति सही है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या खरीदा गया, एक खरीदा गया पेन और एक लिया गया पेंसिल। यहाँ दिया हुआ है पेन का मूल्य X, तो पेन का है X और पेंसिल का Y। ये रफ वाला हिसाब किताब तो हम आपको समझा ही चुके हैं। तो पेन का रेट X हो गया, पेंसिल का Y। पहले कंडीशन में पेन 3 है और पेंसिल है 5, ये यहाँ लिखते हैं। पहले कंडीशन में पेन 3, पेंसिल 5, तो कुल कितना देना पड़ा, 40। दूसरे वाले कंडीशन में पेंसिल 4 है और पेन 5 है। देखो यहाँ आगे पीछे लिख दिया बस आपको धोखा देने के लिए। 5 पेन और 4 पेंसिल लिखने के बजाय क्या लिखा, 4 पेंसिल 5 पेन। तो यहाँ रहेगा 5 पेन हो गया और 4 पेंसिल, इसका रेट हो गया 85। तो अब देखिए ये कहाँ है, 3x + 5y = 40, ये तो ठीक है। 4x + 5y = 85, ये तो नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत है। 3x + 4y 40, ये ठीक है। 5x + 5y, ये भी नहीं होगा। 3x + 5y = 40, 5x + 4y, हाँ ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब ये ऑप्शन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहाँ है, कहीं भी हो सकता है, किताब में यहाँ छाप दे, यहाँ छाप दे, कहीं भी, लेकिन ऑप्शन यही वाला करेक्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, तो उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा खंड, रैखिक समीकरण युग्म x = y और x + y = 0 का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं है, यानी कोई भी
कह सकते हैं कि कॉमन सोल्यूशन नहीं है, यानी अद्वितीय हल कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि अपरिमित रूप से कई हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है इनमें से कोई नहीं, यानी यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है या ओनली वन सोल्यूशन है, क्या है ये देखना है। तो देखो x प्लस वाई को लिख सकते हैं हम लोग x माइनस वाई इक्वल 0, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 0। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें a1 बाई a2, क्योंकि इसी से पता चलता है यूनिक कौन है, उसके बाद नो सोल्यूशन किसका होगा या इनफाइनाइटली ढेर सारे सोल्यूशन किसके होंगे, तो इसी से पता चलता है। अब यहाँ 1 है, इसका कोफिशिएंट इसका भी कोफिशिएंट, तो 1 बाई 1 मतलब 1 हो गया। फिर अगर चेक करें b1 बाई b2, तो b1 की वैल्यू -1 है, b2 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया -1। तो अब ये देखो फाइनली ये बराबर नहीं है, और ये जब नहीं बराबर होता तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनिक सोल्यूशन, यानी केवल एक हल। अच्छा चलो लगा के भी देख लेते हैं इसका, कि जब इसको हम लोग लगाएंगे तब क्या होगा। तो देखो नॉर्मल दो इक्वेशन है, इनको अगर एलिमिनेशन मेथड से हल करो तो y से y कट जाएगा, तो 2x इक्वल 0 होगा, तो x इक्वल 0 और y इक्वल भी क्या होगा 0। तो देखो केवल एक ही वैल्यू आती है, x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। तो ये तीसरा विकल्प सही है। पहले का चौथा पार्ट है, रैखिक समीकरणों 2x प्लस 3y इक्वल 5 और 4x प्लस 6y इक्वल 10 का युग्म है। यानी लाइनियर इक्वेशन दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2, और पूछा है कि इनका ये जो पेयर है यानी सिस्टम है, ये संगत असंगत आश्रित संगत या इनमें से कोई नहीं, यानी कंसिस्टेंसी इसकी चेक करनी है कि कैसा होगा। तो वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसी से कि अगर a1 बाई a2, ये यहाँ दिखा देते हैं आपको, तो इसका अगर हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करें तो उसके लिए कंडीशन होता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, या a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मिलेगा तो ये कन्फर्म होगा संगत, यानी कॉन्सिस्टेंट होगा, नहीं तो असंगत में होगा। तो चेक करो इसको, अगर देखो a1 बाई a2 तो 2/4 होगा, यानी 1/2, ये हो गया a1 बाई a2। अगर b1 बाई b2 चेक करो तो यहाँ b1 की वैल्यू है 3, इसमें है 6, तो हो जाएगा ये 1/2। और अगर c1 बाई c2 चेक करें तो यहाँ 5 नहीं लेना, हम आपको बताए थे कंपेयर करने के लिए, इस साइड लाओगे तो -5 होगा, तो ये हो जाएगा -5, और ये इस साइड आएगा तो -10 होगा, तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 10 में डिवाइड करोगे तो आएगा 1/2। तो देखो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर हैं। इसका क्या मतलब होगा कि ये होगा कॉन्सिस्टेंट। तो कहाँ है ये संगत वाला, ये बी वाला पार्ट इसका सही है। पहले का पांचवा पार्ट है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस 2y इक्वल 3 और 3x प्लस के वाई इक्वल 1 का एक अद्वितीय हल है। यानी इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो दोनों हैं इनका यूनिक सोल्यूशन अगर हुआ तो उस समय k की वैल्यू क्या होगी। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए यही कंडीशन है। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है 1, a1 मतलब पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 का मतलब दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट तो 3 है, फिर बीच में नॉट इक्वल, b1 मतलब y का कोफिशिएंट -2 और यहाँ k है, k की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे k, नॉट इक्वल 3 का -2 में करेंगे तो आएगा -6, यानी k की वैल्यू -6। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यानी ये जो क्वेश्चन दिया है इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर आगे कहा उनके ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात कीजिए, यानी इसको ग्राफ में कन्वर्ट करके सोल्यूशन निकालना है इसका, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप x y में मान के लगाते हो, p q में मान के लगाओगे तो p q लानी है। तो यहाँ पे हमको दो काम करना, पहला इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, दूसरा उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो अब इस प्रश्न में देखो दो लोग हैं, एक लड़कियां हैं और एक लड़के हैं, तो इन दोनों को हम लोग मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या
बराबर x और लड़कों की जो संख्या उसको मान लेते हैं y। तो दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या, दोनों मिला के 10 विद्यार्थी हो रहे हैं, तो प्रथम शर्त में लिखेंगे x + y = 10 हो गए। तो अब अगर इसको ग्राफ बनाना है हम लोगों को इस समीकरण का, तो क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड में रखे रहते हैं, तो मान लो x को रख लेते हैं, तो क्या होगा 10 - y। ये तो इक्वेशन बन गया, देखो एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ आगे लिख भी देंगे, चलो रहने दो, पहले लिख देते हैं इसे ये ऐसा। फिर लिख देते हैं द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। अब लड़कियों की संख्या है x और लड़कों की संख्या y, ये वाली संख्या इससे ज़्यादा, तो जिससे ज़्यादा उसी में जोड़ते हैं, ये बात तो बताया था। तो ये हो गया x = y + 4, यहाँ से हो गया ये x - y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म, क्योंकि पहले समीकरण युग्म ही बनाना था ना, तो लिख लेंगे इसलिए समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो होगा पहला x + y = 10 और x - y = 4। तो ये हो जाएगा समीकरण युग्म यानी पहले खंड का आंसर। अब दूसरे में कहा है कि इसको ग्राफ में कन्वर्ट करो, तो अब देखो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले एक एक के लिए और टेबल बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, बिल्कुल सिंपल है, बस देखते रहिए। तो x + y = 10 है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे इसको 10 - y। तो एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे, कम से कम कितनी वैल्यू रखना है मालूम है ना, कम से कम 3 वैल्यू, 2 मत रखना, कम से कम 3 रखना। x और y, तो यहाँ y पे डिपेंड करता है x, यानी y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आएगी, लेकिन ऐसी वैल्यू मत रखना कि ग्राफ के साइज से निकल जाए बाहर। तो यहाँ जैसे मान लो 1 रखे तो 9 आएगा, तो कुछ बड़ा होने लगता है, तो छोटा लिखो। जैसे मान लो यहाँ 5 लिखते हैं तो क्या आएगा 5, यहाँ पे अगर 6 लिखें तो 4 आएगा, और अगर 4 लिखें तो 6 आएगा, कुछ ऐसा बनाना है, ज़्यादा वैसा मत बनाओ। मान लो ज़्यादा, जैसे यहाँ मान लो 2 लिख लिए, तो 2 लिखोगे तो 8 आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। अब यहाँ एक दूसरा समीकरण हमारे पास है, दूसरा समीकरण है हमारे पास x = y + 4। तो अब इसका बॉक्स बनाओ, x और y, यहाँ y पे डिपेंड x है, जैसे y की वैल्यू मान लो यहाँ 1 लिखे तो हो जाएगा x 5, y की वैल्यू अगर 2 लिखें तो हो जाएगा ये 6, 3 लिखेंगे तो 7। तो इस प्रकार से बनने लगेगा। और यहाँ भी देखो 3, 7 इसमें भी रख सकते हो कि जब y की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू 7 आएगी, 10 - 3 = 7। तो ऐसा भी होगा। चलो रखें उसको, चलो अगली वही ले लेते हैं ताकि ठीक रहे। 3 और 7, वो जो था 4 और 6 उस पर भी चलता, कोई फ़र्क नहीं था। तो यहाँ आप बनाएंगे ग्राफ इसका, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन यहाँ बनाएं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7, 8 तक ले लेते हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको पहला क्या खोजना है, x पे 5 और y पे भी 5, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 6 तक ले लिए हैं। अब पहला 5 5 लेना है, तो ये एक 5 यहाँ है, एक इधर है, ये हो गया पहला पॉइंट, 5 का 5। दूसरा पॉइंट है 4 और 6, 4 लेना है x पे और y पे 6 लेना है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट यहाँ, 4 और 6। तीसरा पॉइंट है 7 और 3, x पे 7 है, y पे 3 है,
ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इन तीनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये एक लाइन बन गई। दूसरी लाइन कैसे बनाएंगे, देखो x पे 5 लेंगे, y पे 1 लेंगे, तो x पे 5 और y पे 1, ये हो गया 5 और 1 हो गया। फिर क्या लेना है, 6 और 2 लेना है, x पे 6 ये है और y पे 2 लेना है, ऐसा हो गया। फिर लेना है x पे 3 और y पे 7, तो x पे 7 y पे 3, तो x पे 7 y पे 3 यही पॉइंट है। तो अब इन तीनों को मिला देंगे और जहाँ पे कट होता है वहीं पे आता आंसर। तो अब यहाँ पे कट हुआ x पर 7 और y पर 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर 7 और y बराबर 3। अब x क्या था, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इस पे इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे उस इक्वेशन का नाम है x + y = 10, तो आप इस पे लिख सकते हो इसका नाम है x - y = 4 या x = y + 4, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर आ गया समझ में तो छाप लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा खंड यानी क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो गया, सेकंड पार्ट में 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है प्लस इसको भी ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पेंसिल है और कलम है, तो हम लोग मान लेंगे लेट या माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, और फिर मान लेंगे एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ये हो गया। अब प्रथम शर्त इसका ले लेंगे, इसका प्रथम शर्त क्या होगा, 5 पेंसिल थी, एक का x है तो 5 पेंसिल का 5x, फिर एक कलम का y है और 7 कलम है तो 7y, कुल मिला के 50 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त लेंगे, द्वितीय शर्त में 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, 5 कलम है तो 5y हो जाएगा और यह 46। एक पेंसिल है x रुपए की तो 7 पेंसिल लिया गया दूसरी बार तो 7x, और 5 लिया गया कलम तो 5y = ये 46। इक्वेशन सेकंड। तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना। तो यहाँ नीचे लिख सकते हो कि अतः बीजगणितीय रूप ये दोनों होंगे। अब हम लोग ग्राफ इसका कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, तो किसी एक को एक साइड रोकना रहता, तो मान लो हम लोग 5x + 7y = 50 को क्या करते हैं, 5x को इस साइड करते हैं तो होगा ये 50 - 7y। अब बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न होगा क्या 7y को इस साइड कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको बताया था इस साइड वही लेना जिससे भाग आसानी से होता हो, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया। अब 7 अगर ले लो तो 7 अभी उस साइड जाके जब नीचे भाग करेगा, जैसे 7y = होगा 50 - 4x, तो यहाँ से y = क्या होगा 50 - 4x/7। अब यहाँ 4x की कोई भी वैल्यू लोगे तो उसको 7 से डिवाइड करना होगा ना टोटल को, जो कि मुश्किल है थोड़ा सा, तो इसलिए हम लोग यहाँ 5x को रोके हैं। तो इतना दिमाग आप लगा के कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ अब x = होगा 50 - 7y/5। तो अब यहाँ पे एक बनाएंगे इसका बॉक्स, टेबल कह सकते हो, इस प्रकार से x और y पे डिपेंड कर रहा है x का मान। चलो 1 2 3 4 ऐसा कुछ रख के देखना है। मान लो 1 रखे तो आएगा 43, तो 5 से भाग करना है, तो कुछ ऐसा रखो जैसे 2 रखो तो 14 हो जाएगा, और जब 14 होगा तो यहाँ आएगा 36,
तो 36 में भाग करेंगे तो 7.2 आएगा, यानी भाग करना थोड़ा ठीक है। चलो 3 रखते हैं, y की वैल्यू 3, तो 7 3 21 हो गया। अब 50 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। 29 में 5 से भाग करो, 5 पचे 25, 4 29, 5 अट्ठे 40, तो ये हो गया 5.8 हो गया। दूसरा रखो, 4 रख लेते हैं, तो 7 चौक को 28 हो गया। अब 50 में से 28 घटाएंगे तो 22 आएगा, और 22 में जब भाग करेंगे तो आएगा 4.4, जब 5 से 5 रख लेते हैं, 7 पचे 35 हो गया। अब 50 में से 35 जाएगा तो 15 आएगा, और 15 में 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 1 बन गया इसका। अब ऐसे ही यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, समीकरण 2 से। दूसरा है 7x + 5y = 46। तो यहाँ अब की बार 5y को रोकेंगे, क्योंकि इसे भाग करना थोड़ा आसान होता है। तो हो जाएगा 46 - 7x, तो यहाँ से y इक्वल होगा 46 - 7x/5। तो अब इसका बनाओ जरा। ये x पर डिपेंड कर रहा है y का मान, तो कुछ भी रख के देखो, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी। जैसे मान लो 3 रखते हैं यहाँ, तो 7 3 21, 46 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25, और 25 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5, 5 बजे 25। 4 रख के देख लो, 7 चौक को 28, अब 46 में से 28 घटाएंगे तो 18 आएगा। अब इसमें 5 से भाग करोगे तो 3.6, 5 3 15, 3 बचेगा तो 3.6, 5 रख लो, 7 पचे 35, तो 46 में से 35 घटाएंगे तो आएगा 11, और 11 में 5 से भाग करेंगे तो आएगा 2.2। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ बनाएंगे ग्राफ x और y। देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 5.8 यानी 6-7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस प्रकार से। y की वैल्यू जा रही है 5 तक, तो 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं 6, और ये y। पहला पॉइंट हमको खोजना 5.8, तो देखो कहाँ होगा ये 5, ये हो गया। अब इसके बीच में लाइन रहता है, 9 लाइन रहता है, तो हमको 8 गिनना है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कहीं आएगा। तो मान लो ये है हमारा 8वां लाइन। तो अब ये हो गया 5.8, और y पे चलना है 3, ये इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 5.8, 3। फिर आना है 4.4 और 4 पे। तो 4.4 कैसे मिलेगा, ऐसे गिन लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4, तो मान लो ये है, और उसके बाद y पे 4 आना है। तो इस प्रकार से ये मिल गया 4.4 और 4। उसके बाद फिर आना है x पे 3 यहाँ पे, और y पे आना 5, यानी ये वैल्यू। तो इस प्रकार से आपको मिल गया ये 3 पॉइंट। तो अब इनको मिला दोगे। अब चाहो तो इस रेखा का नाम भी लिख देना। रेखा का नाम क्या, 5x + 7y = 50। अब दूसरे वाले को बनाओ। तो पहला x पे 3 y पे 5 लेना है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा लेना है x पे 4 लेना है, तो 4 यहाँ हो गया। y पे लेना 3.6, तो 1 2 3 4 5 6 मान लो ये ऐसे। फिर लेना है x पे 5 लेना है, तो x पे 5 यहाँ है। y पे लेना 2.2, तो 1, और ये हो गया 2। तो इस प्रकार से मिल गया 5 2.2।
इसका नाम है 4 और 3.6। तो हमको कुल 3 पॉइंट मिल गए, इनको मिला देते हैं। तो ये हो गया पूरे प्रश्न का हल। देखो अब चाहो तो इस पे इस समीकरण का नाम लिख दो। उस समीकरण का नाम क्या है? 5x + 7y। जैसे इसका नाम है 5x + 7y = 50 और दूसरे वाले समीकरण का नाम है 7x + 5y = 46। अब पूछा इसमें एक कलम और एक पेंसिल। तो कलम हमारा है y, तो y की वैल्यू कितनी आई? जहाँ कट हुआ है वो है 5, तो y बराबर हो गया 5 और x बराबर कितना है? 3। जहाँ कट हुआ वहाँ x की वैल्यू 3 और y की 5। अब ये y क्या था? पेंसिल। तो पेंसिल का दाम कितना हो गया? पेंसिल हो गया 5 रुपए का और कलम हो गया 3 रुपए का। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है, और अगर आ गया है तो छापने में कोताही मत करो, छाप लिया करो तुरंत। प्रश्न नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो जो प्रश्न में कहा है वो ये कहा है कि नीचे दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का कंपेयर करके बताओ कि ये इंटरसेक्ट लाइन है या पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंटल लाइन है। तो कैसे चेक करते हैं? देखो, अगर आपको नहीं ध्यान है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन यानी समपाती। आई बात समझ में? अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल हो गया C1/C2, तो इसको कहते हैं पैरेलल यानी समांतर। तो ये होगा समांतर। और अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की निगाह से अभी नहीं, अभी तो रेखाओं की दृष्टि से देखना है, तो वो होगा इंटरसेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। अगर तीनों बराबर तो समपाती, अगर 2 बराबर तीसरा नहीं तो समांतर, और अगर पहले ही दोनों बराबर नहीं तो इंटरसेक्ट। तो चलो देखते हैं, सवाल बड़ा सिंपल है। पहला प्रश्न, पहले में A1 की वैल्यू कितनी है? देखो 5 है और A2 की वैल्यू 7। तो डायरेक्ट ऐसे निकालते चलते हैं। वैसे आपको करना क्या है, ऐसे लिखोगे समीकरण 1 में लिखोगे A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, AB हो गया, और C1 बराबर लिखोगे 8, और फिर लिखोगे A2 बराबर यहाँ 7 है, B2 बराबर 6 है और C2 बराबर ऋण। तो ऐसा आपको लिखना है। पहले आप चाहो तो लिखो, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू निकाल लेना। A1/A2, इधर 5 है और इधर 7 है, x का गुणांक, तो हो गया 5/7। अब निकालेंगे B1/B2, तो B1 की वैल्यू -4, तो हो गया -4/6, तो ये हो गया -2/3। अब देखो पहले ही दोनों पार्ट बराबर नहीं, देखो यहाँ 5/7, यहाँ 2/3, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर ये वाला कंडीशन आएगा तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। तो ये समीकरण कैसा है? क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो लिखेंगे, इसलिए समीकरण निकाय या सिस्टम ऑफ इक्वेशन कह सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखा बनाती है या निरूपित करती है। आई बात समझ में आपको? ऐसे ही करना है। दूसरा इक्वेशन ले लो, इसमें A1/A2 करो तो 9/18 होगा पहला,
बराबर 1/2। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो A1 9 है, B1 3 है और C1 12 है, A2 18, B2 6 और C2 24, ऐसा भी कर सकते हो। फिर निकालेंगे हम लोग B1/B2। अब B1 की वैल्यू कितनी है 3 है और B2 की वैल्यू 6 है, तो 3/6 काट दोगे तो 1/2 आएगा। फिर लेंगे C1/C2। C1 की वैल्यू 12 है यहाँ पे और C2 की वैल्यू 24 है, तो जब इसको हल करोगे तो ये भी आएगा 1/2। अब देखो तीनों बराबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 और बराबर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर रेखा, सॉरी समांतर नहीं संपाती, संपाती रेखा या कोइंसिडेंटल लाइन बनाएगा। तीसरा देख लो, तीसरे में A1/A2 यानी 6/2 करेंगे तो होगा 3। फिर B1/B2 करते हैं तो -3 और -1 लेना है तो हो गया ये भी 3। फिर लेंगे C1/C2, तो यहाँ C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू 9। तो यहाँ देखो ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ऐसा हो तो उसको कहते हैं समांतर। देखो यहाँ पे कंडीशन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर रेखा या समांतर रेखा निरूपित करती है, या कह सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइन को। तो मेरे ख्याल से आपको प्रश्न क्रमांक 3 बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, यदि हाँ तो छाप लो। क्वेश्चन नंबर 4, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। तो अब संगत कब होता है, देखो अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2 हो, या A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, अगर ये दोनों कंडीशन होंगे, दोनों में से कोई भी, तो इसको कहते हैं संगत। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इसको कहेंगे असंगत। तो अगर ये कंडीशन पाया जाएगा तो संगत होगा और ये कंडीशन पाया जाएगा तो असंगत होगा। संगत का मतलब कंसिस्टेंसी आएगी इसमें और इसमें इनकॉन्सिस्टेंसी आएगी। तो आप चेक करके देखो, चलो लाइन से पहला तो हम यहाँ वैसे डायरेक्ट निकाल रहे हैं A1/A2, आप लिख लेना। कैसे लिखोगे कि A1 इक्वल 3, B1 इक्वल 2, C1 इक्वल -5 लेना, इस साइड ला के इधर 0 करना। फिर A2 2 है, फिर B2 -3 और C2 7 है। ऐसा 7 और 5 मत लिखना, दोनों बार आपका आंसर सही रहेगा लेकिन एक तरीका गलत है। तो आप A1/A2 लिखोगे तो होगा ये 3/2, और जब B1/B2 लिखोगे तो होगा ये 2/-3। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, जब ये दोनों बराबर ना हो तो तीसरा चाहे चेक करो चाहे छोड़ दो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, संगत। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, तो समीकरण निकाय संगत है। दूसरा है, इसमें अगर चेक करो A1/A2, तो A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू 4, तो ये हो गया 1/2। B1/B2 चेक करो तो B1 की वैल्यू -3, B2 की -6, तो हो जाएगा ये 1/3। अब B1/B2 चेक करो तो B1 की वैल्यू -3 और ये -6, तो ये भी आएगा 1/2। अब C1/C2 चेक करो तो C1 की वैल्यू इस साइड आएगा तो -8 होगा, तो ये हो जाएगा -8 और ये जाके -9 होगा, तो ये हो जाएगा 8/9। अब यहाँ देखो A1 और B1 ये दोनों वाला रेशो बराबर है लेकिन C1 नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंसी की कैटेगरी में हो गए। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग A1/A2, तो यहाँ A1 की वैल्यू है 3/2
A1 बाई A2, तो A1 की वैल्यू 3/2 और A2 की वैल्यू है 9, तो ये होगा 3/2 इंटू 9, तो होगा ये 3×3 9 यानी 1/6। B1 बाई B2 निकालते हैं, तो B1 की वैल्यू है 5/3 और B2 की वैल्यू है -10, तो ये हो जाएगा 5/3 गुणे 10, तो 5 दूनी 10, तो ये होगा ऋण 1/6। उसके बाद अब देखो यहाँ यही दोनों पार्ट बराबर नहीं, 1/6 और वहाँ ये ऋण 1/6 तो बराबर नहीं है ना, तो C1 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2, और जब ऐसा हो तो इसको कहते हैं संगत समीकरण। तो शायद आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा कैसा करना है। चौथा प्रश्न देखो, A1 बाई A2 यहाँ भी निकालो। A1 की वैल्यू है 5, A2 की वैल्यू -10, तो ये हो जाएगा -1/2। फिर B1 बाई B2 चेक करो, तो यहाँ B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू यहाँ पे है 6, तो ये हो जाएगा -1/2। फिर C1 बाई C2 चेक करो, C1 की वैल्यू इस साइड आके माइनस होगा 11 और ये इस साइड आके +22 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करोगे तो -1/2। देखो तीनों पार्ट बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, और जब ऐसा हो तो इसको कहते हैं संगत, यानी ये कंसिस्टेंसी के कैटेगरी में आएगा। पांचवा प्रश्न देखो, यहाँ भी निकालो A1 बाई A2, तो A1 की वैल्यू है 4/3 और A2 की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 यानी 2/3 हो गया। फिर निकालेंगे B1 बाई B2, तो B1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है और B2 की वैल्यू 3 है, तो ये होगा 2/3, ये भी बराबर। फिर निकालेंगे C1 बाई C2, C1 की वैल्यू इस साइड आएगा तो ये -8 हो जाएगा और ये इस साइड आके -12 होगा, तो ये होगा 4 दूनी 8, 4 3 12 यानी 2/3। देखो यहाँ भी तीनों बराबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, और जब तीनों बराबर हो तो इसको कहते हैं संगत। तो ऐसा भी लिख सकते हो, जब इसको हल कर लेना तो लिखना आता है समीकरण निकाय असंगत है। देखो कैसे लगाना इसको कापी पर, ये प्रश्न ऐसे रहेगा, फिर नीचे लिखोगे हल या सोल्यूशन, तो A1 B1 C1 की वैल्यू लिख लोगे, A2 B2 C2। फिर ऐसा करना जैसे हम लगाए हैं, जैसे A1 बाई A2 की वैल्यू निकालिए, B1 बाई B2 की निकालिए और C1 बाई C2 की। फिर नीचे लिखोगे चूँकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। फिर इसमें भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू अलग अलग लिख लोगे। उसके बाद फिर क्या लिखोगे, चूँकि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2, अतः दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। ऐसे आपको हल करना है। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहले संगत असंगत चेक करना है, जो संगत होगा यानी जिसमें कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी होगी उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले को हम लोग चेक करते हैं A1 बाई A2 करके, तो यहाँ A1 1 है और A2 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 वैसे ख़त्म। फिर हो गया ये B1 बाई B2, B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2, तो ये भी 1/2 हो गया। C1 बाई C2 लेते हैं, C1 इस साइड आके -5 होगा और C2 इस साइड आएगा तो -10 होगा, तो ये भी हो गया 1/2। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, और जब ऐसा हो तो इसको क्या कहते हैं, संगत। दूसरा हो गया A1 बाई A2 लिखो, तो A1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, A2 की वैल्यू है 3, तो ये 1/3 हो गया। फिर लिखेंगे B1 बाई B2, तो B1 की वैल्यू -1 है, B2 की -3, तो ये भी हो गया 1/3। फिर C1 बाई C2, C1 की वैल्यू इस साइड आके -8 होगी और ये -16, तो हो गया ये 1/2। तो अब यहाँ देखो A1 B1 वाली बराबर है, लिखेंगे क्योंकि A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2
नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, असंगत। जानते हैं अभी इससे पहले ठीक चौथा प्रश्न था। तो ये 2 हो गए। तीसरा चेक करो, देखो A1/A2 तो 2/4 होगा यहाँ पे, 2/4, क्योंकि A1 2 है और A2 4 है। फिर लिखेंगे B1/B2, तो B1 1 है और B2 -2 है। इसको अगर हल करोगे तो ये होगा 1/2, और फिर इसे जब हल करोगे तो 1/-2 आएगा, तो ये हो गया -1/2। C1/C2 चेक करोगे तो C1 की वैल्यू -6 है और ये -4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ देखो शुरुआत वाले ही दोनों बराबर नहीं, ये 1/2 ये -1/2 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो इसलिए ये क्या हो गया, संगत। चौथा देखो, इसमें A1/A2 निकालो तो 2/4 होगा यहाँ, यानी 1/2। B1/B2 निकालोगे तो यहाँ B1 की वैल्यू -2 है, यहाँ पे B2 की वैल्यू -4, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर C1/C2 की बात करते हैं, सो C1 यहाँ पे है -2 और C2 है -5, तो ये होगा 2/5। तो यहाँ देखो ये दोनों बराबर हैं, तीसरा नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इसको क्या लिखेंगे, असंगत। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे 2 संगत 2 असंगत है, संगत में एक पहला है और एक है तीसरा, यानी हमको ये पहला और तीसरा सॉल्व करना है, बाकी ये दोनों नहीं, क्योंकि उसमें कहा था जो संगत है उन्हीं को ग्राफीय विधि से हल करो। अब ये जो 2 प्रश्न थे 5वें के, इन दोनों प्रश्नों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये आए संगत। अब जो संगत थे यानी जो कंसिस्टेंसी वाली प्रॉपर्टी रखते थे उनको ग्राफीय विधि से हल करना था। तो सबसे पहले पहले वाले को देखते हैं। तो बात करते हैं हम लोग पहले का, यानी 5वें का पहला लेते हैं हम लोग पहले। तो वो है x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। तो जब इसमें से 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी हो जाएगा x + y = 10। अब देखो दोनों एक ही इक्वेशन है, तो जब एक ही इक्वेशन है मतलब संपाती होंगी, यानी एक ही लाइन बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, किसी एक को एक साइड छोड़ दो, तो ये होगा 5 - y। एक ऐसे बॉक्स बनाओ, कम से कम 3 वैल्यू रखना, x और y की कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे 1 तो यहाँ आएगा 4, 2 तो 3 और 3 लेंगे तो 2 आएगा। ऐसे यहाँ 1 रखेंगे तो 4 बचेगा, 2 रखेंगे तो 3 बचेगा, 3 रखेंगे तो 2 बचेगा। तो अब एक ही बनाना ही है, तो ग्राफ कहाँ बना दें, ग्राफ यहीं बना देते हैं। देखो ऐसे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा लेना है, ये हो गया x, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा जाएगा। तो पहला 4 और 1 लेना, तो x पे 4 और y पे 1, तो ये हो गया पहला पॉइंट। फिर x पे 3 y पे 2 लेना है, ये 3 और 2, ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर लेना है x पे 2 y पे 3, तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। और इन तीनों को मिला देना, चाहो तो तीनों के निर्देशांक लिख दो या फिर इसके ऊपर समीकरण का नाम, या यहाँ का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो होगा ये 4 1, ये होगा 3 2 और ये होगा 2 3। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, जो दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न ये यहाँ है 5वें का दूसरा, वो है 5वें का दूसरा नहीं, तीसरा संगत आया था। तो 2x + y = -6 है, 2x + y -6 = 0 है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल को रोको, तो जैसे मान लो y को अगर रोकेंगे तो -6 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा और 2x उस साइड जाके -2x हो जाएगा। तो अब इसका जब बॉक्स बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा।
तीन वैल्यू लेना है आपको, x और y। अब x की वैल्यू रखोगे तो y आएगा। जैसे x की वैल्यू मान लो 1 ले लिया तो 2 1 2, 6 में से 2 जाएगा 4। 2 ले लिया तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा। 3 ले लिए तो 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा 0। फिर एक इक्वेशन क्या है, वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी किसी एक को रोको। जैसे मान लो 2y को रोकते हैं इस साइड, तो -4 उस साइड जाके +4 हो जाएगा और 4x हो जाएगा -4x। 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 से नहीं -2 से, तो y इक्वल हो जाएगा -2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और माइनस लगा देंगे तो आगे माइनस आएगा और ये माइनस हो जाएगा प्लस। कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। कैसे हुआ देखो, -2y इस साइड रहेगा तो -4 उस साइड जाके +4 और 4x उस साइड जाके -4x। फिर -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आने के बजाय -2 आएगा, यहाँ पे 2 आने के बजाय +2 हो जाएगा। तो अब बनाएंगे, इसका बॉक्स बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। 3 पॉइंट यहाँ भी खोजेंगे हम लोग, x और y। x पर डिपेंड कर रहा y का मान, तो x का मान मान लो रखते हैं 1, तो 2 1 2, 2 में से 2 चला जाएगा 0 हो जाएगा। 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा 2। 3 रखोगे तो 2 3 6 में से 2 जाएगा 4। इस प्रकार से आएगा। अब ग्राफ बना लेते हैं। x और y 1 2 3 4 5 तक ले लो। इधर 1 2 3 4 तक ले लिया। पहला क्या 1 और 4 है, x पे 1 y पे 4, तो ये हो गया। फिर 2 2 है, x पे 2 y पे 2, ये हो गया। फिर है उसके बाद 3 0, x पे 3 y पे 0, तो ये हो गया। इसको मिला दो। अब देखो 3 पॉइंट लेने के यही फ़ायदे हैं कि ग्राफ बिल्कुल ऐसा सीधा चलता है। कहीं गलती करोगे तो पता चल जाता है। मान लो अगर ये 1 4 यहाँ कहीं साइड में हो जाता तो देखो तीनों लाइन भटक जाते, मतलब तीनों पॉइंट भटक जाते, अलग अलग हो जाते। दूसरे को देखो x पे 1 y पे 0 लेना है, x पे 1 y पे 0। फिर 2 2 यहाँ भी, तो दूसरा पॉइंट यही हो गया। तीसरा 3 4, x पे 3 y पे 4, और इसका निर्देशांक हो गया 1 0। अब देखो ये 3 पॉइंट हमको मिल गए ऐसे, और जहाँ पे ग्राफ कट होता वहीं पे मान आता, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 2। अब चाहो तो इस समीकरण का नाम लिख दो। इसका नाम क्या है, 2x + y - 6 = 0। इस समीकरण का नाम लिख दो, ये है 4x - 2y - 4 = 0। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो छाप लो। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो लंबाई और चौड़ाई दिया, आयताकार बाग है, तो मान लेते हैं कि माना लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। ये हो गया। प्रथम शर्त लिख लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन। तो प्रथम शर्त में क्या है, लंबाई यानी x चौड़ाई से 4 ज़्यादा, तो जिससे ज़्यादा उसी में जोड़ दो। लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो हो गया। यहाँ से ऐसे इसको रहने दो, मान लो इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप माने होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यानी दिया है x + y = 36। इक्वेशन सेकंड, देखो x की वैल्यू मालूम है, उठा के ही रख दो, प्रतिस्थापन विधि से लगा लो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी अगर हम लोग ये वैल्यू इसमें उठा के पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो रिप्लेस करना है।
तो x की जगह पे y+4 रखना है, तो y+4 प्लस 1y पहले से है इक्वल हो गया 36। y 2y हो गया, 4 उस साइड जाके घटेगा तो होगा 32, तो y इक्वल हो जाएगा 60 मीटर। अब अगर y 60 हो गया 16 मीटर हो गया तो ये 16 + 4 = 20 हो गया, तो x इक्वल हो गया 20 मीटर, यानी लंबाई आ गई 20 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए बाग की बीमाएँ या बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। तो मेरे ख्याल से यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। यदि यस तो छापो। प्रश्न नंबर 7, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसा रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ये 3 कंडीशन दिया, मतलब इस समीकरण की सहायता से ये जो लाइनर इक्वेशन दिया इसका हेल्प लेकर के आप एक और लाइनर इक्वेशन लिखो जिससे वो क्या हो, प्रतिच्छेदित रेखा हो। फिर लिखो ऐसा कोई समीकरण जिससे वो समांतर रेखा बनाता हो, और फिर लिखो जिससे वो समपाती बनाता हो। तो देखो ये प्रतिच्छेदित के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ऐसा है तो ये होगा इंटरसेक्ट, ये तो पता है। अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो गया तो इसको कहते हैं पैरेलल यानी समांतर होगा। और a1/a2 = b1/b2 और इक्वल हो गया c1/c2, तो इसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट यानी समपाती। तो देखो अगर हमको इंटरसेक्ट लिखना तो a1/a2 और b1/b2 यह वैल्यू बराबर नहीं आने देनी है, बस इतना जाने रहो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। लिखेंगे समान, इसका पहले लिखना प्रतिच्छेदित, तो लिखेंगे प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण। तो प्रतिच्छेदित रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं, a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर नहीं आने देना। तो a1 है यहाँ पे 2 और यहाँ पे b1 है 3। तो यहाँ हम कुछ भी लिख लें, जैसे मान लो अगर हम यहाँ 2 लिखे हैं, अगले समीकरण में मान लो हम x लिखे और यहाँ ले लिए y - 8 = 0। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2/1। यहाँ पे 3 है और अगला हम लोग लेंगे अगर 1 तो हो जाएगा 3/1। ऐसा कुछ भी ले सकते हो जैसे, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग मान लो ले लिए, जैसे 4 ले लिए और यहाँ पे 6 ले लिए, तो होगा क्या, 2/4 = 1/2 हो जाएगा और 3/6 = 1/2 हो जाएगा। तो आपको ऐसा लेना जिससे दोनों बराबर ना हो पाए। कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर क्या रहता है, जब आपको इंटरसेक्टिंग लिखना हो तो इसको यहाँ लिख दो, उसको यहाँ लिख दो, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 3x + 2y, बाकी चाहे सब वैसे ही रहने दो, इक्वल हो गया 0। मतलब ये दोनों बराबर मत आने देना, यानी a1/a2 और b1/b2 नहीं अब बराबर आएगा। देखो 2/3 और 3/2, या क्या कर सकते हो, 2x + 3y - 8 = 0 दिया था, आप माइनस ही कर दो दोनों को, ऐसा लिख सकते हो, या -2x - 3y और -8 = 0। तो अब ऐसा लिखोगे, यहाँ पे देखो एक को जब हम लोग माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा, -1 आएगा और 3/3 आएगा 1, तब भी बराबर नहीं होगा। तो ऐसा प्लस माइनस भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, कोफिशिएंट को ही इंटरचेंज कर दो, उसके बाद तुरंत वो बन जाएगा प्रतिच्छेदित। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं होने देना है, बस। अब फिर क्या लिखना, समांतर रेखा का समीकरण। तो अब समांतर रेखा का कंडीशन क्या, a1/a2 b1/b2 बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को ऐसे ही छापते हैं, 2x + 3y। तो अगर ये पहला और ये दूसरा है तो 2/2 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। लेकिन c1/c2 बराबर नहीं देना, तो वहाँ मान लो -8 है तो यहाँ +8 कर दिया। कुछ भी लिख सकते हो, -8 है तो -9 -10, कुछ भी ABCD XYZ
कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ क्या करना है, यहाँ की वैल्यू बराबर आने देना, तो ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, यहाँ -2 -3 ले लो, यहाँ पे मान लो 2 3 6 तो 3 3 9 भी ले सकते हो। ऐसा मेन टारगेट क्या बनाना है, ये दोनों बराबर आए, तीसरा ना आए। फिर अगला लेना हमको संपाती रेखा। कुछ भी हो सकता है, दुनिया में हजारों आंसर इसके आएंगे। संपाती रेखा का समीकरण मतलब तीनों एक ही होना चाहिए, अनुपात। तो एक तो यही आंसर हो जाएगा 2x + 3y - 8। एक क्या रहता है, सबसे मेन रहता है, जब संपाती निकालना हो तो किसी चीज़ से गुणा कर दो, 2 3 4 5 6, जैसे मान लो 2 से कर दो तो 4x + 6y - 16 = 0। किसी भी अंक से गुणा कर दोगे किसी समीकरण में तो उसका बन जाएगा संपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन। अगर आया समझ में तो उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है, आपको ग्राफ खींचना तो आता है, लेकिन चलो फिलहाल देखते हैं इसको। तो पहला है हमारे पास एक इक्वेशन, वो है x - y + 1 = 0। हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल इधर रोकते हैं तो ये होगा, अगर x रोकेंगे तो -y उस साइड जाके +y और ये -1 हो जाएगा 1 जाके। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कोई 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। x और y हो गया, y की कोई वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। जैसे y की वैल्यू 1 ले लिया तो 1 - 1 हो गया 0। y की वैल्यू अगर -1 ले लिया तो -2 होगा। चलो -1 ले लिए, जब रख दिए तो -2। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख दिए तो 1 होगा। इस प्रकार से आने लगेगा, कम से कम 3 ले लेना कोई भी। अब उसके बाद चलो देखते हैं दूसरा वाला इक्वेशन, वो है 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ भी क्या करना है, किसी एक को रोकना है, लेकिन उसको रोकना जिससे डिवाइड करने में आसानी रहती है, बताए थे। तो यहाँ 2y ठीक रहेगा, क्योंकि जब 2 का गुणांक नीचे जाएगा तो भाग करने में आसानी होगी। तो 2y को जब रोकेंगे तो होगा ये -12 उस साइड जाके +12 और 3x हो जाएगा -3x। आ गई बात समझ में। फिर अब 2 से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल होगा ये 12 - 3x/2। अब इसका बनाओ, x और y, x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आएगी। जैसे अगर 1 रखो तो 3 × 3, तो 12 में से 3 जाएगा 9, तो 4.5। तो साढ़े वाला हिसाब किताब नहीं रखना आप लोगों को। मान लो 2 रखे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे 4 रख लो तो 4 3 12, 12 में से 12 जाएगा ख़त्म, तो यहाँ आएगा 0। मान लो यहाँ 6 रख लेते हैं, 6 3 18, 18 में से 12 जाएगा तो -6, और -6 में से 2 से भाग करेंगे तो आएगा -3, यानी -3 आ गया। तो अब उसके बाद हम लोग बनाते हैं ग्राफ इसका। देखो कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, 0 रखोगे तो 6 आएगा। देखो जब यहाँ 0 रखोगे तो 12/2 = 6 आएगा। तो आप कुछ भी रख सकते हो। वैल्यू हम लोग की जा रही है 6 तक, x की 1 2 3 4 5 6 7, ये x और ये y। और अगर ये ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत होती है तो हम एक पूरा वीडियो ही दिए हैं ग्राफ कैसे बनता है, तो उसको देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। पहले जाना है 0 1, x पे 0, यहाँ मान लो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक, 1 2 3 4 5 तक। 0 1 है, x पे 0 y पे 1, यानी पहला पॉइंट यहाँ। फिर x पे -2 लेना है, तो ये हो गया, और y पे -1 लेना है, तो ये यहाँ आएगा। ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। फिर हो गया 1 और 2, x पे 1 लेना और y पे 2 लेना है, ये हो गया। इस प्रकार से ये लाइन
इस प्रकार से बन गया 1। फिर क्या है इसका देखो x पे 2 y पे 3 लेना, तो x पे 2 लेना है y पे 3, तो ये हो गया। फिर लेना है x पे 4 y पे 0 लेना है, x पे 4 लेना है y पे 0, यानी यही रहेगा। फिर लेना है x पे 6 यहाँ और y पे -3, तो -2 हो गया -3, तो यहाँ पे हो गया। अब इन तीनों को मिला दो तो ये ऐसे चला जाएगा। आके कटा कहाँ है देखो 2,3 पर, यानी x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू 3। अब देखो वहाँ पे जहाँ ग्राफ कट हुआ है वहाँ का निर्देशांक है 2,3, तो यहाँ देखो इसमें भी 2,3 है, यहाँ भी 2,3 पा सकते हो। कैसे? अगर y की वैल्यू 3 ले लो तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो ऐसा मिल सकता। लेकिन प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में कहा था कि इन दोनों रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखो ये x अक्ष और ये दोनों रेखाएं हैं, तो इसका निर्देशांक हो गया 4,0। इसका निर्देशांक निकालना है, वो कितना होगा देखो। तो अब ये वाला हमको पॉइंट मालूम है, हमको क्या निकालना है ये वाला। पहले इस पॉइंट का नाम लिख दें, -2 -1। ये पॉइंट नहीं पता है तो अब अगर ये पॉइंट हमको फाइंड करना है तो वहाँ हमको क्या करना होगा, y0 करना होगा। तो कर दो, अगर y को 0 जब यहाँ पे तो कितना आएगा -1, क्योंकि ये जहाँ कट हुआ यहाँ पे क्या y0 है, तो जब y को 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, तो यानी ये हो गया 0, -1, नहीं सॉरी -1, 0। तो तीनों निर्देशांक आ गए। तो मान लो ये हो गया A B C। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बराबर -1, 0, 2, 3 और 4, 0 है। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको 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 या ये इस प्रकार से। फिर का इसका क्षेत्रफल निकालो, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो देखो ये इतनी वैल्यू 4 है और ये है 1, तो इतनी टोटल लंबाई है 5 इंटू ये हाइट ले लो। अब ये हाइट कितनी है 3 है, तो ये हो गया 5 × 15/2 यानी 7.5। क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर कुछ में नहीं दिया तो इसको क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई या यूनिट स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो अगर आ गया है तो इस प्रश्न को उतार लीजिए और लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण x + y = 11, x - y + 3 = 0 और 4y - 11x = -16 से बनने वाली रेखाएं संगामी हैं। यानी तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो एक एक का पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो देखो सबसे पहला कौन है, x + y = 11। तो कैसे बनाना, किसी एक को एक साइड कर लेना है, तो x इक्वल हो जाएगा 11 - y, ये x हो गया और ये y की वैल्यू रखोगे x आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 5 ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 6 लेंगे, सॉरी ये देखो गलत हो गया, y की वैल्यू 5 लेंगे, यहाँ y है तो x आएगा 6, ये 6 लेंगे तो ये आएगा 5, 7 लेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से चलेगा। जैसे यहाँ 4 लेंगे तो 7 आएगा, 7 लेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमको केवल कितनी लेनी है, कम से कम 3, बाकी आगे 4, 5, 6, 7 जितनी मर्जी आप लेते रहिए। फिर एक क्या है हमारे पास, x - y + 3 = 0 है, तो इसको हल करोगे तो होगा ये -y उस साइड जाके प्लस और +3 हो जाएगा माइनस में। x हो गया, ये y हो गया। y की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू लाना है, तो y की वैल्यू जैसे यहाँ पे मान लो हम लोग रखते हैं, क्या रखें,
चलो 1 ही ले लेते हैं। तो जब 1 लेंगे तो आएगा ये -2, 2 रखेंगे तो -1 और 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए 3 पॉइंट। ऐसा भी रख सकते हो, जैसे यहाँ 0 रखोगे तो -3 आएगा। उसके बाद तीसरा है हमारे पास 4y - 11x = -16। तो -11x को उस साइड करोगे तो होगा 4y = 11x - 16। तो y होगा 11x - 16/4। तो अब इसका जब बनाओगे कहीं, जैसे मान लो यहाँ बनाते हैं xy। अब यहाँ जैसे x की वैल्यू मान लो 0 ले लें, तो जब x की वैल्यू 0 लोगे तो -16 हो जाएगा, और -16 को 4 से डिवाइड करोगे तो -4 आएगा। कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं 2। तो 11 दूनी 22, 22 में से 16 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 में 1.5 से भाग करेंगे, 6 में 4 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा। ऐसे ही 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो 4 ले लिया तो 11 चौक को 44 और 16, तो 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ कितना आएगा 7। तो इस प्रकार से हमको ये मिल गया। अब देखो 4 और 7 इसमें भी है, 4 और 7 इसमें भी है, इसमें नहीं है ना, तो चलो इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही, ताकि बनाएंगे चित्र तो आसानी से बनेगा। अब देखो हमको y की वैल्यू कितनी लेनी है, 7 लेनी है यहाँ। तो जब 7 रखेंगे तो देखो 7 में से 3 जाएगा 4, तो ऐसा मिल गया पॉइंट हमको। तो अब क्या करेंगे, बनाएंगे ग्राफ x y। तो ये था प्रश्न नंबर 9। आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण x + y = 11, x - y + 3 = 0 और 4y - 11x = -16 से बनने वाली रेखाएं संगामी है, ऐसा आपको सिद्ध करना था। तो देखिए हम लोगों ने तीनों समीकरण के लिए 3 बॉक्स बनाया हुआ, आपको दिख रहा होगा। और जब इन तीनों समीकरण का ग्राफ हम लोग बनाए हैं तो तीनों आके कट रहे हैं 4, 7 पर, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7। तो देखिए यहाँ पे हम हर एक रेखा का नाम लिख दिए, जैसे इस रेखा का नाम x + y = 11, ये इस रेखा का नाम x + y = 11, यानी इसका इस समीकरण का लाइन है। फिर x - y + 3 वो वाली लाइन यहाँ है। उसके बाद 4y - 11x = -16 जो कि तीसरा समीकरण था, उसका यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको यह 9वां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बना लीजिए इसको। ये था आज का प्रश्नावली 3.2 या 3B कह सकते हैं। तो हमने इसके कुल 9 प्रश्न सॉल्व किए। 10वां और 11वां आपको स्क्रीन पर दिख रहा, आप इसको स्वयं हल कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।